नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश की सभी सड़कों को जल्द ही गड्ढा मुक्त किया जाए ताकि आम जनता को बेहतर यातायात की सुविधा मिल सके। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक 52% पैचवर्क का कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष कार्यों को त्वरित गति से पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जनपदों के प्रभारी सचिव अपने अपने जनपदों का नियमित भ्रमण कर जनता से संवाद स्थापित करें और सरकार के विभिन्न विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को तेजी से लाएं। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण और पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का जल्द पुनर्निर्माण किया जाए ताकि स्थायी जनता को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार जनता को सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सभी विभागों को समन्वय और सजगता के साथ कार्य करना होगा। देहरादून में समग्र शिक्षा उत्तराखंड की ओर से विद्यालय शिक्षा में आईसीटी योजना के अंतर्गत 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में संचालित वर्चुअल और स्मार्ट कक्षाओं के केंद्रित्व स्टूडियोज का सीएम धामी ने शुभारंभ किया है। साथ ही बच्चों के पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के 840 राजकीय विद्यालयों में वर्चुअल और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना की गई है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम से सीएम ने इसका शुभारंभ किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं, डिजिटल और वर्चुअल माध्यमों से अनंत संभावनाओं का द्वार यहाँ पर खुलता नजर आ रहा है। इन नवाचारों के माध्यम से पाठ्यक्रम की सामग्री को आसानी से समझा जा सकता है। आज का ये दिन हमारे राज्य के शैक्षणिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं जो न केवल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की आधारशिला रखने में भी बहुत सहायक सिद्ध होगी। ये हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज हम प्रदेश के 840 सरकारी विद्यालयों में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करने जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में बीजेपी सरकार प्रदेश में शिक्षा को आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई स्तरों पर कार्य कर रही है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में सर्वप्रथम नई दिशा नीति लागू की गई है और इसको शिक्षा नीति कहा जाता है। स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य रूप से लागू की गई है। सभी 13 जनपदों के 500 स्कूलों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। उत्तराखंड वर्चुअल लर्निंग ऐप के माध्यम से विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। आईसीटी योजना के अंतर्गत इन विद्यालयों में 1680 वर्चुअल कक्षाएं स्थापित की जा चुकी हैं। साथ ही देहरादून के रायपुर में स्थित नवोदय विद्यालय में 2 अत्याधुनिक केंद्रीय वर्चुअल स्टूडियो भी स्थापित किए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आप सभी के साथ आज इस नवीनतम स्टूडियो के माध्यम से आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं से, अपने कर्णधारों से भविष्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देने वाले अमृतकाल के सभी सारथियों को मैं यहां से आज संवाद उनके साथ स्थापित कर पा रहा हूं। प्रिय छात्र छात्राओं, आज के आधुनिक युग में शिक्षा और ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि डिजिटल तकनीकों, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट क्लासरूम्स के माध्यम से अनंत संभावनाओं के दौर खुल रहे हैं, जो किसी सीमा रेखा तक नहीं रहेगा। एक इन्फिनिटी तक जाने का ये मार्ग हमारे लिए खुल रहा है। इन नवाचारों के जरिए आप न केवल अपने पाठ्यक्रम की सामग्री को और अधिक रोचक और सरल तरीके से समझ सकते हैं,
बल्कि दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों में भी विशेषज्ञों और शिक्षकों के साथ सीधे संवाद और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पीएम ई विद्या चैनल भी संचालित हो रहा है। सरकार और अशासकीय स्कूलों के मेधावी छात्रों को मुख्यमंत्री मेधावी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में 8 ट्रेड व्यावसायिक शिक्षा प्रबंध भी की गई है, जिसमें 42,000 छात्र कौशल आधारित शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेले का आयोजन भी किया गया, जिसमें 146 छात्रों का कंपनियों में चयन हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता, नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार करने के लिए नई शिक्षा नीति लागू की गई। वहीं आईसीटी योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षण संस्थानों, वर्चुअल कक्षाओं और स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई स्तरों पर कार्य कर रही है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल बाटिका की शुरुआत का क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य रूप से लागू की हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। प्रदेश के मुखिया का कहना है कि उत्तराखंड में बस्ता रहित दिवस को पाठ्यक्रम चर्चा में शामिल किया गया है। स्थानीय बोलियों के आधार पर शब्दकोश बनाए गए हैं। बच्चों में उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम विकसित किया गया है। पिछले 4 साल में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है। सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में जहां एक और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं सभी 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। आज हम 840 नए विद्यालयों में हाइब्रिड मोड के स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित कर रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड वर्चुअल लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से अब विद्यार्थी घर बैठे ही आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चे तुरंत फीडबैक प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वे स्वयं अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में सभी विभागों में तेजी से सुधार आ रहा है, जिसका फायदा प्रदेशवासियों को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट HN 24/7। यूके SSC परीक्षा पेपर लीक मामले में सीएम धामी ने बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने यूके SSC परीक्षा को रद्द कर दिया है। अगले 3 महीने में दोबारा परीक्षा कराने की बात भी कही गई है। उत्तराखंड बीजेपी संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के परीक्षा पूरी तरह से निरस्तीकरण निर्णय को युवाओं के हित में करार किया है। बीजेपी संगठन का मानना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा युवाओं के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं और निर्णय भी इसी सोच के साथ, संकल्प के साथ लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के इतिहास में अब तक के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में सर्वाधिक सरकारी नौकरियां उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को दी है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए युवाओं को किसी भी प्रकार की किसी भी दशा में उनके मन में किसी भी प्रकार की शंका न रहे, इसको लेकर के उन्होंने चाहे हम सीबीआई जांच की बात करें, चाहे अब परीक्षा को निरस्त करने की बात करें,
आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और युवाओं के हितों के लिए है। और युवाओं की बात को उन्होंने हमेशा उनकी बातों का सम्मान किया है। हम अगर रोजगार देने की बात करें तो अब तक की उत्तराखंड राज्य के इतिहास में सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाले अगर कोई मुख्यमंत्री हैं तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस राज में सरकारी नौकरियों को बेचने का काम किया जा रहा था और जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों में धांधलियां की जा रही थी और नकल माफिया पूरे प्रदेश के अंदर हावी था और उसकी जड़ें कोने कोने तक पहुंच चुकी थी, उसको अगर नेस्तनाबूद करने का काम किसी ने किया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। और देश का सबसे कठोरतम नकल कानून उन्होंने प्रदेश में लागू किया और पारदर्शी तरीके से 25,000 से अधिक सरकारी रोजगार देने का काम उन्होंने किया है। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की द्वारा जो निर्णय लिया गया कि परीक्षाएं जो अभी जिनमें कुछ शिकायतें आई थी उसको निरस्त करने का उन्होंने निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। नैनीताल में मीडिया के सवालों पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में जल्द काम शुरू करने को लेकर बयान देते हैं। कहा कि सड़कों के चौड़ीकरण पर हम जोर दे रहे हैं। आपदा से पूरे देश में जो नुकसान हुआ है उस पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश से हुए व्यापक नुकसान का जिक्र किया और कहा कि राज्य सरकारों को इस पर तुरंत काम करने की जरूरत है और इसीलिए निर्देश जारी हो चुके हैं। मंत्री ने व्यास नदी के रुख बदलने पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार को नदी को उसके मूल स्थान पर परिवर्तित करने के लिए कहा गया है ताकि सड़क निर्माण का कार्य तेजी से हो सके। धराली और थराली में आपदा से पैदा हुई परेशानियों पर उन्होंने बताया कि अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया है, जल्द ही इन स्थानों पर काम शुरू होगा। देखिए, एक तो काठगोदाम से लेकर के ज्योलीकोट तक इसका हमारा टेंडर लगा हुआ है और ये टेंडर अभी फाइनल स्टेज में है। उसके ब्लैक टॉप का काम उस टेंडर के डिसाइड होते ही हम लोग कर देंगे। सेकेंड, जो हमारा ज्योलीकोट से नैनीताल तक का काम है उसकी मेंटेनेंस का काम 2026 तक है और जो कि अभी मेरे बात भी हुई है लगातार कि भाई इसकी तुरंत तत्काल मेंटेनेंस करें और जो उसके बाद का जो बजट होगा वो एनुअल बजट में हम प्रोविज़न कर रहे हैं। और जो काठगोदाम के पास जो पुल है उसका टेंडर भी हमने लगाया है, मगर उसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि प्रेशर बहुत है। एक हमारा वैली ब्रिज है, एक परमानेंट पुराना ब्रिज है और उसमें पूरे कुमाऊं का लोड है, तो इसलिए वो पुल बनाना हमारा बहुत ज़रूरी है। अभी हम दोबारा उसका टेंडर निकाल रहे हैं, उसका पुल भी बनाएंगे। और जो हमारा 2 लेन की DPR हमारा उस पर काम चल रहा है, जो काठगोदाम से ज्योलीकोट से भवाली होते हुए खैरना, खैरना से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से मचखाली, मचखाली से दोराहाट चकुटिया होते हुए आगे कर्णप्रयाग तक इसके 2 लेन का काम की DPR बन रही है और उसकी DPR बनती है हम उसकी सैंक्शन करते हैं। उत्तराखंड की लुप्तप्राय पारंपरिक सांस्कृतिक और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से देहरादून में जोगर्स इन वन स्टेज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पारंपरिक गमत डांसर और चोकर नचाई कलाकारों ने अपनी लोक कला का शानदार प्रदर्शन किया। आयोजक किशन बागोट ने बताया है कि आज के युवा आधुनिक डीजे संस्कृति में पारंपरिक मनोरंजन से दूर हो जा रही हैं, जबकि पहले गांव में पूरी रात गीत संगीत और नृत्य का आनंद लिया जाता था। उन्होंने कहा कि ये कला अब लुप्त होती नजर आ रही है, केवल कुछ ही कलाकार बचे हैं। इसीलिए संस्था गौ गुठियार के माध्यम से इन कलाकारों को प्रशिक्षण और मंच देने की पहल की गई है ताकि इन्हें पहचान मिल सके और नई पीढ़ी भी इस लोक परंपरा से जुड़ सके। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM धन धान्य कृषि योजना और
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण उत्तरकाशी जिले में भी देखा गया, जिसमें जिले के किसानों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। जिला प्रेक्षागृह में जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान और जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में जिले के 100 से अधिक प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया और नई कृषि योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जो भारतवर्ष के आकांक्षी जनपद हैं, उन आकांक्षी जनपदों के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का प्रारंभ किया गया है। इसमें जो आकांक्षी जनपद हैं उनमें 36 विभिन्न जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको आपस में समाहित करके कन्वर्ज करके धन धान्य योजना और तिलहन प्रोत्साहन योजना के तौर पर चलाया जाएगा। तो इससे आकांक्षी जनपदों में यह पूरा एक संभावना पैदा होती है कि वो अपनी कार्य योजना दोबारा से स्थापित करके जो भी हमारे 36 स्कीम्स हैं उसमें अपना एक DPR बनाए। अपना विभाग कृषि विभाग इसमें पूरा सपोर्ट करेगा और उन DPR के तहत पे हर एक किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपने खेत की प्रकृति के अनुसार और अपने जहाँ पे जो उनकी फसलें हैं उनको वो बेहतर तरीके। राजकीय नर्सिंग कॉलेज चंपावत की ओर से उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस साल का विषय मानवीय आपदाओं में मानसिक स्वास्थ्य रहा है और इसका उद्देश्य लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है और तनाव और अवसाद, चिंता जैसे मानसिक बीमारियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच और समझ विकसित करना है। मैं ये बताना चाहूँगी कि हम राजकीय नर्सिंग कॉलेज से आए हैं और हमारे विद्यार्थियों ने यहाँ पे एक प्रस्तुति परफॉर्म करी है जिससे उनका उद्देश्य ये था कि मानसिक रोग से जूझने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपनी मानसिक रोग को घर तक ही सीमित नहीं रखना है। उन्होंने अस्पताल में जाके जो मानसिक रोग विशेषज्ञ रहते हैं उनसे जाके अपना परामर्श लेना है और अपने मानसिक रोग की जो स्वास्थ्य है उसको और ज़्यादा बेहतर करना है। नशे का मैं ये कहना चाहूँगी कि नशे में आजकल हर जो युवा है वो नशे से जूझ रहा है, तो हमने ये देखना चाहिए कि नशे का जो दर है वो किस हिसाब से और किस हिसाब से हमने उस दर। नाम तंजा जी ने और मेरे साथ जो मेरे सहपाठी थे वो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत की ओर से थे। हमने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में आज 11 अक्टूबर को एक नाटक प्रस्तुत किया जिसमें कि हम लोगों को जागरूक कर रहे थे कि मानसिक तनाव कोई बीमारी नहीं है, जिसका हम सभी को मिलकर उसका समाधान निकालना चाहिए और ख़ास करके जो उनके दोस्त होते हैं, जो उनके रिश्तेदार होते हैं, परिवार वाले होते हैं, उनको ज़्यादातर उनको सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि जो व्यक्ति है वो तनाव से या जो भी डिप्रेशन वगैरह होता है तो उससे बाहर निकल जाएगा। यही अपने आसपास जितने भी अगर आपको दिख रहा है कि कोई डिप्रेशन में जा रहा है, किसी को कोई भी चिंता, मतलब जिसका व्यवहार कुछ टाइम से बदल रहा है तो वो सब उसको सपोर्ट करे। ये नहीं कि उसकी मजाक बनाए ये करे या कुछ और ये कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, उस सब चीज़ को हटा के उसकी एक अच्छी पॉजिटिव वे में उसका सपोर्ट करें। हम लोग आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट पहुंचे यूकेटी के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने लोहाघाट में यूकेटी जिला अध्यक्ष दीपेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की और यूकेटी नेताओं को भी गांव-गांव जाकर जनता को यूकेटी के कार्यशाला और रीति नीति से अवगत कराने को कहा। केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने बीते 25 वर्षों में बारी-बारी उत्तराखंड की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया। के उत्तराखंड क्रांति दल ये जननी पार्टी है जिसने इस राज्य के लिए संघर्ष किया, शहादतें दी और राज्य बना। राज्य बनने के बाद इन 25 वर्षों में जिस तरीके से पर्वतीय क्षेत्र की अनदेखी हो रही है, हमें लगता है कि इस उत्तराखंड के अंदर नौजवान बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करना हो, किसानों को खुशहाल बनाना हो, गाँव को विकास से जोड़ना हो, तो पुनः एक मुट्ठ और एकजुट होकर उत्तराखंड क्रांति दल को 27 में सत्ता देनी पड़ेगी, वरना उत्तराखंड के संसाधनों पर बाहर वालों का कब्जा निरंतर जारी रहेगा।